हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार मदर इंडिया एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जो अपना गुप्त वंश है उसकी अंतिम वीडियो के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। किसको? गुप्त वंश वाले चैप्टर को। तो आज हम गुप्त वंश का सेकंड पार्ट जो है वो कर रहे हैं। तो हम देखिए कल पढ़ चुके थे, पहले हमने जैसे कि रामगुप्त पढ़ा था, उसके बाद ऊनों के साथ आक्रमण करके ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, तो इनका जो समय रहा है वो 380 से 413 एडी तक रहा है। भाई कब तक रहा है? 380 से 413 एडी तक का क्या रहेगा? इनका समय रहेगा। इसने शकों को हराया था और ध्रुव देवी से शादी की थी, जिससे इसको एक पुत्र प्राप्त होगा, कुमारगुप्त प्रथम, जिसका नाम रखा जाएगा भी आने वाले समय में। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं। इसने चांदी के सिक्के चलाए थे, रजत मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, और विक्रमादित्य की उपाधि ले रखी थी। भाई इसने क्या ले रखी थी? विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसका नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था भाई। ठीक है, और सबसे बड़ी विशेषता क्या रहेगी? फायान, पहला जो चीनी यात्री था वो आया था भाई इसके दरबार में, और वो 399 से लेके 413 तक यानी 412 तक 13 वर्ष तक इसके दरबार में रहा था। इसके बाद दूसरा कौन आया था? हवेनस्वांग आया था। इसकी जो पुस्तक है किसकी? फायान की, फोकुओ इसकी पुस्तक का नाम है, जिसके अंदर हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और एक गुप्त वंश की जानकारी हमें है ना, जो हवेनस्वांग आया था किसके? हर्षवर्धन के दरबार में 629-33 में, तो उसने भी सीयू की पुस्तक लिखी थी, उससे भी हमें किसकी? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है भाई। ठीक है, इसके बाद इसके जो सिक्के व अभिलेख थे उनके माध्यम से इसके अलग अलग नाम रहे हैं भाई। ठीक है, अलग अलग उपाधियां ले रखी थी। क्या? देवश्री की उपाधि, विक्रम, विक्रमादित्य, प्रतिरथ, सिंह विक्रम, सिंह चंद्र, परम भागवत और अजीत विक्रम, विक्रमांक, इस प्रकार से इतने नामों से इन्होंने क्या ले रखी थी? उपाधि ले रखी थी। बड़ा ही ताकतवर राजा होता था भाई। ठीक है, इसकी दो राजधानियां थी, एक पाटलिपुत्र थी और एक उज्जैनी थी। ठीक है, तो उज्जैनी के अंदर है ना, ये किसको संरक्षण दे रखा था कि अकबर से पहले भी कोई एक ऐसा राजा जिसने नवरत्न रखे हो, वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था भाई। उज्जैनी के अंदर इसके क्या रहते थे? इसके जो नवरत्न थे वो रहते थे भाई। ठीक है, शकों को हराकर इसने सकारी की उपाधि धारण करी थी। किसकी? सकारी की उपाधि धारण करी थी। और व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए थे वे। कौन से? व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए थे। तो इसके बाद इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रभावती था भाई। क्या नाम था? प्रभावती इसकी पुत्री थी। और वाकाटक का एक शासक था रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय से भी इसने उसके क्या करवा दी थी? विवाह करवा दिया था। तो विद्वान व कलाकार जो लोग थे उनकी बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट की जाती थी इनके समय में। ठीक है, तो इसके जो नवरत्न थे उनके नाम बता देता हूं, जो उज्जैनी में रहते थे। और पहला ऐसा शासक था जिसके नवरत्न थे, और इसके बाद एक अकबर ऐसा शासक रहा है जिसके नवरत्न थे। कालिदास, धन्वंतरी, ऋणपक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर पर, वराह मिहिर, वर रुचि, ये इसके क्या थे? नवरत्न थे भाई। ठीक है, महरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, जिसपे आज तक भी क्या नहीं लगा? जंग नहीं लगा है। ये कुतुब मीनार के प्रांगण के अंदर लगा हुआ है भाई। ठीक है, और उसके अंदर है ना चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नाम है ना वो चंद्र व दाव नाम से उसके ऊपर लिखा हुआ है भाई। ठीक है, इसके बाद जैसे कालिदास है, कालिदास की एक रचना है कौन सी? देवी चंद्रगुप्तम। धन्वंतरी जो है उनकी धन्वंतरी वेद है। कौन सी है? धन्वंतरी वेद। और धन्वंतरी वेद से ही है ना हमें क्या जानकारी मिलती है? धन्वंतरी वेद से जानकारी मिलती है कि धातुओं से भी क्या है? इलाज हो सकता है। सबसे पहली बार किसने? धन्वंतरी ने बताया था भी। ठीक है, इसके बाद जैसे कालिदास की जो और भी रचनाएं हैं जिनका मैं नाम बता देता हूं आपको। मेघदूत है, मालविका है। ठीक है, इसके अलावा विक्रमो उर्वशी है, रघुवंश है,
और शकुंतलम भी किसकी रचना रहेगी, कालिदास की रचना रहेगी भाई। ठीक है, इसके अलावा जैसे विष्णुदत्त शर्मा भी गुप्त काल का मतलब ये कवि रहा है और इतिहासकार रहा है। उन्होंने मतलब पंचतंत्र लिखी थी। कौन सी लिखी थी? पंचतंत्र लिखी थी। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखी थी। सुधर्म ने मृच्छकटिकम लिखी थी भाई। ठीक है, और एक और मैं बता देता हूं, जैसे उत्तर भारत के जो मंदिर थे ना, वो किस शैली के अंदर बने हुए हैं? वो नागर शैली के अंदर बने हुए हैं भाई। ठीक है, और इसके अलावा बराहमहिर जो था, बराहमहिक, वो एक खगोल शास्त्री था, वो भी किसमें? गुप्त वंश में रहा है। इसके अलावा आर्यभट्ट भी चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या रहा है? समकालीन रहा है भाई। ठीक है, कुमार गुप्त इसका पुत्र था भाई, जो कि ध्रुव देवी से मतलब पैदा हुआ था। ध्रुव देवी सबसे पहले मतलब देखिए मैं बता देता हूँ, राम गुप्त जो था उसकी पत्नी थी। उन्हों से मतलब इसने मतलब इनसे शकों से मतलब उनको शकों को हरा कर छुटवा कर लेकर रहा था और फिर इसने विवाह कर लिया था। कुमार गुप्त जो था 415 से 455 एडी तक उनका समय रहेगा। ध्रुव देवी का पुत्र था। सर्वाधिक अभिलेख भी मतलब किसके? कुमार गुप्त प्रथम के रहेंगे भाई। ऊणों का आक्रमण हुआ था इसके समय में। किसका? ऊणों का आक्रमण हुआ था। मयूर आकृति की रजत मुद्राएं भी किसने? कुमार गुप्त प्रथम ने चलाई थी भाई। ठीक है, एक अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था भाई। क्या करवाया था? अश्वमेघ यज्ञ। 415 से 454 के बीच इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का भी निर्माण करवाया था, जिसको आगे चलकर बख्तियार खिलजी क्या करवा देगा? तक्षशिला और ये विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को जो जलवाने का काम करता बख्तियार खिलजी, तो वही मतलब ये विश्वविद्यालय है जिसका निर्माण 415 से 454 ईस्वी में हुआ था भाई। इसके अंदर बौद्ध धर्म की शिक्षा, वेदों की जानकारी, वेदांग और धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी भाई इसके अंदर। ठीक है, और महागहार अभिलेख है भाई। ठीक है, उसके अंदर ये जानकारी मिलती है कि इन धर्मों की मतलब इसके अंदर क्या थी? शिक्षा मिलती थी। इसके बाद इसका पुत्र सकंदगुप्त होता है भाई। ठीक है, कौन है? सकंदगुप्त, जिसका समय 455 से 467 रहेगा। ये है ना, यूं मानिए कि अंतिम ताकतवर शासक था। अंतिम ताकतवर शासक, मैं इसको अंतिम नहीं कह रहा हूं, अंतिम तो विष्णुगुप्त होगा, लेकिन अंतिम ताकतवर शासक कौन था? ये सकंदगुप्त रहेगा भाई। प्रतापी भी राजा कह सकते हो, अंतिम प्रतापी राजा। इसने भी देवराज, विक्रमादित्य, कर्मादित्य, इन नामों से मतलब उपाधि ले रखी थी भाई। ठीक है, इसने भी ऊणों को हराया था। और 466 ईस्वी में चीन का सम्राट था सांग सम्राट। कौन? सांग सम्राट। उसके दरबार में क्या भेजा था? एक राजदूत भेजा था भाई। ठीक है, और मौर्य निर्मित मयूर झील जो थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, जिसका एक तो रुद्रादमन ने मतलब जीर्णोद्धार करवाया था, और वो ऑप्शन में नहीं है, तो जीर्णोद्धार किसने करवाया उसका? फिर आप लिखेंगे ये आपका सकंदगुप्त ने। किसने? सकंदगुप्त ने करवाया था भाई। इसके बाद इनका अंतिम शासक कौन रहेगा? विष्णुगुप्त रहेगा। अंतिम शासक कौन रहेगा? विष्णुगुप्त रहेगा। 570 में विष्णुगुप्त की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और इसका क्या हो जाता है? पतन हो जाता है भाई। किसका? गुप्त वंश का। और ये है ना, जैसे अब इसकी अलग अलग विशेषताएं रहेंगी। इसकी विशेषता क्या थी? देखिए 510 एडी ईस्वी में एरण अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, सामाजिक जानकारी, क्या कि सती प्रथा थी भाई। इस समय पे क्या थी? सती प्रथा का वर्णन भी मिलता है। प्रशासन कैसा था? सबसे ऊपर राजा होता था और देवीय सिद्धांत मानता था, और मानते थे कि जो देवता होते हैं ना, उन्हीं ने इनको क्या बनाया है? राजा बनाया है। केंद्रीकृत नहीं था भाई। जैसे मौर्यों का तो केंद्रीकृत था, इनका केंद्रीकृत मतलब राज्य नहीं था भाई। ठीक है, इसके अंदर जैसे सबसे छोटा गांव होता था, और गांव के प्रमुख को ग्रामिक कहते थे। गांव से मिलकर क्या बनता था? गांव से मिलकर विष बनता था, जिसका मुखिया विषपति कहलाता था। विषों से मिलकर भुक्ति, और भुक्ति का जो मुखिया था उपरिक बोलते थे। और भुक्तियों से मिलकर मतलब देश, और देश के प्रमुख को गोपना बोलते थे भाई। ठीक है, इसके बाद समाज कैसा था? वर्ण व्यवस्था बहुत ही कठोर थी भाई। ठीक है, उपजातियों का भी उदय हो गया था। ठीक है, कायरस जाति का भी मतलब यहीं पे उदय हुआ था, जो लेखन कार्य करते हैं भाई। ठीक है, दासों की स्थिति निम्न थी भाई। नारियों की स्थिति में भी गिरावट आ गई थी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कैसी थी? अर्थव्यवस्था जो है वो मुख्य रूप से मतलब कृषि को मानते थे, और दो प्रकार के कर थे भाई, 1/4 और 1/6, 1/6 और 1/4 कर होते थे भाई। ठीक है, इसके अलावा श्रेणी व्यवस्था। श्रेणी व्यवस्था
कह सकते हो, या फिर जैसे व्यापार व्यवस्था जो थी उसके प्रमुख को व्यवस्थक बोलते थे भाई। क्या बोलते थे? व्यवस्थक बोलते थे भाई। ठीक है, व्यापारिक केंद्र इसका मतलब क्या होता था? व्यापारिक केंद्र उज्जैन को इन्होंने व्यापारिक केंद्र मतलब बना रखा था भाई। ठीक है, इसके अलावा ताम्रलिप्ति इनके समय की मतलब प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह होती थी भाई। ठीक है, कौन सी? ताम्रलिप्ति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा मुद्रा व सिक्कों से भी मतलब ये व्यापार करते थे भाई। देखिए, व्यापार जो है वो अभी वस्तु विनिमय से ना होकर किससे? मुद्रा और सिक्कों से होता था। देखिए, वस्तु विनिमय क्या था? वस्तु के बदले वस्तु। और बाद में समस्या आनी स्टार्ट हो गई, किसी के पास वो वस्तु ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो उसको है ना, जो उसके पास थी वो देने से मना कर देता था। इसलिए मतलब किस चीज की? मुद्रा व सिक्कों के साथ इन्होंने मतलब क्या कर दिया था? व्यापार करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा सोने के जो सिक्के चलाए थे इन्होंने, उसको दिनार कहा जाता था। चांदी के जो सिक्के थे रुपये का कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे भाई। ठीक है, भूमिदान देने की व्यवस्था भी थी भाई इनके यहाँ पर। कौन सी व्यवस्था थी भूमिदान देने की? धर्म कौन सा था भाई? धर्म जो था वैष्णव धर्म को मानते थे, जिसका मतलब जैसे गरुड़ की चित्रकारी भी पाई गई है। इसके अलावा बौद्ध धर्म और शैव धर्म के अनुयायी भी मतलब इस समय पे होते थे भाई। ठीक है, मंदिर बनाने की परंपरा भी कहाँ से शुरू हुई थी? गुप्त वंश से शुरू हुई थी। देवगढ़ झांसी के अंदर 10 अवतार या फिर वराह अवतार मंदिर मतलब है भाई। ठीक है, जो कि भगवान विष्णु से संबंधित रहेगा, तो उसका निर्माण भी मतलब इसी के समय में हुआ था भाई। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए कला साहित्य और विज्ञान का मतलब स्वर्ण काल माना जाता है, जो कि मैंने आपको बताया महरौली का स्तंभ दिल्ली के कुतुब मीनार के प्रांगण के अंदर लगा हुआ है भाई, जिस पे आज तक जंग नहीं आया है। अजंता की देखिए वैसे तो 29 गुफाएं मिली हैं, लेकिन उनके अंदर से एक गुफा बाद में मिली है जो कि अधूरी है। तो ये कह सकते हैं कि अधूरी के साथ बोलोगे तो 30 हो जाएगी, अदरवाइज 29 गुफाएं रहेंगी भाई। ठीक है, इसके अलावा बाघ गुफाओं की जानकारी भी किसके अंदर मिलती है भाई? हमें यहाँ से मतलब गुप्त वंश से मिलती है कि इन्हीं के समय में मतलब क्या थी, इन का निर्माण हुआ था भाई। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही कौन सी? अजंता की गुफाएं रहेंगी। इसके अलावा हिंदू धर्म की मूर्तियां भी यहाँ से बननी स्टार्ट हो गई थी। और इनकी राजकीय भाषा क्या थी भाई? राजकीय भाषा इनकी संस्कृत होती थी। इस प्रकार से हमारा ये गुप्त वंश जो है ये कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।